हेलो एवरीवन, आप कैसे हो। नमस्ते, आदाब। मैं हिंदी साहित्य विद अर्चना के चैनल पर आप सबको एक सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिस सीरीज़ का नाम है धुरंधर सीरीज़। और यह बिल्कुल फ्री है। अगर आपको धुरंधर आप हैं तो आप आइए, अगर नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं, आकर बन जाइए। तो इस सीरीज़ में मैं भाषा विज्ञान की जितने भी PYQ 21 से 25 तक के हुए हैं, एग्ज़ाम UGC नेट के हुए हैं, वही मैं सारे क्वेश्चनों को मैं छांट के सिर्फ भाषा विज्ञान का इसमें यूनिट वाइज मैं PYQ कराऊंगा। हर यूनिट का PYQ अलग रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा। जिस तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस तरह नहीं रहेगा, हर यूनिट का अलग अलग छाट के मैं 21 से 25 तक के क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर आप सॉल्व करिए क्वेश्चन और परीक्षा में धुरंधर बन जाइए। तो इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं यह सीरीज़ शुरू करती हूँ। तो यहाँ पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मैं बहुत सब चीज़ें नहीं रखी हूँ, सिर्फ PYQ रखी हूँ। तो भाषा विज्ञान का ये आप क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ABCD। तो इसमें है राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश और राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। तो इसमें राष्ट्रपति का आदेश आप यहीं पे राजभाषा आयोग आप बताइए, राष्ट्रपति का आदेश बताइए। राष्ट्रपति का आदेश एक 60 में हुआ था और एक 55 में हुआ था, तो ये इसमें दोनों दिया है। तो राजभाषा आयोग इसमें हम पहले मैच कर लेते हैं। तो राजभाषा आयोग 55, राष्ट्रपति का आदेश 60 और राजभाषा अधिनियम 63 और राजभाषा नियम ये 76 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका A का दूसरा ये होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ। इसमें आप उच्चारण वर्ण और उच्चारण स्थान को आप मैच करिए। ये तो बहुत इजी ही क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओष्ठ है तो ओष्ठ प होगा। दंत को होगा। कंठ पहले कर लीजिए, ग। तालव्य कौन होगा, तालव्य। तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर को बी सही होगा, आप लोग कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए यह बहुत पारंपरिक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आदेश या राजभाषा अधिनियम, संकल्प, ये सब बदलता नहीं है और ये हमेशा आता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यह मेरे चैनल पर आप कई बार सुन भी लेंगे तो याद हो जाता है। इसमें देखिए राष्ट्रपति का आदेश कभी 60 में दूसरा आदेश उनका 60 में आया राष्ट्रपति का, और पहला आदेश 55 में आया। तो यहाँ इसे 55 से हो जाएगा। तो आप यहाँ राष्ट्रपति का आदेश 55 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ दूसरा देखिए किस आंसर में दूसरा पहले है, तो यहाँ पर यही 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है।
फारसी। फिर निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आर्य भाषाओं में कौन नहीं शामिल है? आर्य भाषाओं में अरबी नहीं शामिल है। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अक्षर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन तत्सम शब्द नहीं है? यह राय है। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, वह है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? आप लोग जल्द बताइए। इसका आंसर देखिए होगा आग। और इसका मैं आपको अर्थ भी बता देती हूँ। यहाँ देखिए, जैसे पवन चलत है तो पवन मतलब होता है, पवन लिखा है तो इसमें पवन मतलब होता है हवा। हवा जब चलती है तो आग क्या होता है, थोड़ी आग रहती है लेकिन वो आग बढ़ जाती है। और जल पीवत वह जी, जहाँ जल पानी उस पर गिरता है तहाँ उसकी जान चली जाती है। आग, वो लोग कहते भी हैं कि ख़त्म हो गई आग, मतलब पानी डाल दो तो आग मर जाती है। और वह प्यारी है सुंदर नार। वह आग जो है, अग्नि जो है, वो तो बहुत सुंदर है, बिना आग के कुछ हो नहीं सकता है। जन्म से मृत्यु तक आग का ही खेला होता है। और नार नहीं पर वह है नार, इसका मैं अर्थ बता रही हूँ, आप लोगों को कभी भी जीवन में भूलेगा नहीं। नार नहीं पर वह है नार, मतलब वह नार मतलब नारी नहीं है, लेकिन उसको लोग ऐसा बुलाते हैं कि अग्नि माता, तो वह है नार। तो आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? खालिक बारी। ये खालिक बारी है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? यह तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही इजी भी आ गया। बघेली बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश में विकसित हुई है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन है? सी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? झ, ज, ये क्या है? झ, ज, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आंसर आप लोग सोच लीजिए और बताने का कष्ट करिए। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। क्या यह सही है? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र किया जा सकता है, गलत है। उच्चारण के दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं और स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आवाज़ गति से मुख विवर से निकलती है और सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं, गलत है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 क्वेश्चन, इसका मैं वो लेना भूल गई हूँ, तो ये गलत है और यह भी गलत है। हाँ, ये देखिए, ये दोनों गलत है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। बी सी ई। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। जिस क्रिया पर फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप बताइए। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वो
समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। इसमें डी होगा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले इसके बाद के क्रम में लगाइए। इसमें पहला होगा गोविंद रनाडे, दूसरा होगा आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता, फिर महाराष्ट्र साहित्य परिषद, फिर काका कालेलकर। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए BEC। इसमें देखिए सी आंसर होगा। अगर कहीं मिस्टेक होता है आंसर में तो आप लोग उसके लिए, भाई मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है आंसर। कमेंट में आप लोग लिख भी सकते हैं, ताकि गलतियों को आप बताएंगे तो आदमी सुधार हो जाता है। कभी कभी कन्फ्यूजन में आंसर भाई याद तो रहता है, लेकिन कहीं भाई 50-100 क्वेश्चन है तो उसमें से 2-4 हो सकता है मिस्टेक, तो उस चीज़ के लिए। अब देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है आप बताइए। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। पहले ब्राह्मी आई है तो यही आंसर सही होगा। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 57 में हुआ था। बुंदेली बोली को बोली कौन सी है? भदौरी, बनाफरी, खंटोला। तो यहाँ भदौरी और बनाफरी, खंटोला। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। आप कौन कौन से तथ्य मिल रहे हैं बताइए आप। देवनागरी से नागरी नामकरण नहीं हुआ है, यह तो बिल्कुल गलत है। तो ए जिसमें है आप काट दीजिए पहले। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है कि कैसे, पहले जो गलत है उसको आप पसंद कर लीजिए, मतलब छांट लीजिए कि गलत कौन सा है। अब देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, यह भी गलत है। ए और ई दोनों गलत है। तो ई इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो इसका मतलब बी हो जाएगा। देखिए हम कोई भी सब बहुत नहीं पढ़े हैं, तो इसी तरह ये वाला होगा। अब इसको हम पढ़ लेते हैं BCD को। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, यह बिल्कुल 100% ये सही है। नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा, सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। और यह बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, कठिन क्वेश्चन बहुत ही सरल बन गया। अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है, यह बिल्कुल सही है। तो जो वैषम्य इसमें पूछा है तो ए तो पहले कट जाएगा। इसमें मतलब इसमें गलत बताना है कि अवधी का संबंध किससे होता है और ब्रज का संबंध किससे होता है। तो ब्रज का भी इसमें पश्चिमी हिंदी से दिया है, सही है। वैषम्य मिलता है, वैषम्य मतलब विषमता मिलती है। अवधी में ए औ का उच्चारण है अय औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर आय आओ के रूप में उच्चारित होते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधी आक्रांत है, ये नहीं होगा। अवधी के क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। इसमें ABD होगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कुछ क्वेश्चन।
जो पारंपरिक क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल याद रहते हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चन नेट में आए हैं, नेट के एग्ज़ाम में, वह थोड़ा सा अभी मतलब अच्छे ढंग से फिट नहीं हुआ है। याद तो है लेकिन कन्फ्यूजन बना रहता है। अब ये देखिए पारंपरिक क्वेश्चन है। कंठ क्या है? वत्स क्या है? मूर्धन्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए कंठ पर 3, तो यहाँ पर 3 इस पर भी है, इस पर भी है। उसके तालब में क्या है? तालब मतलब च, तो इसमें दूसरा देखिए, तालब पे दूसरा, मूर्धन्य पे ये देखिए, यहाँ सी वाला आंसर होगा। यहाँ तालब पे सॉरी चौथा होगा। देखिए तालब ये चौर होगा, कंठ ये दूसरा होगा, और मूर्धन्य ये वत्स ये सही है। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? ए और औ हो। मालवी का केंद्र क्या है? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इंदौर है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें प्रयुक्त हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी में, वैसा ही लिखा भी जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों में व्यक्त की क्षमता संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित राजभाषा माना जाता है। बिल्कुल 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 सही है। ए सी। और देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। बिल्कुल गलत है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है सही। तो ACE मतलब कि यह सी वाला ऑप्शन सही होगा। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। वाक्य के शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। BDE। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई को 1947 को गठित देवनागरी लिपि का अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र देव थे। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है। तो यह किसका कथन है? यह आइजैक पिटमैन का कथन है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि है मतलब ठ, ड, ये है और ये है। तो BCE मतलब बी नंबर पे। ब्रिटिश काल में सेंसरशिप, प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 1799 में, 1780 में, 1818 में, 1823 में। इसका आंसर होगा 1799 में। प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अर्धमागधी से अवधी का संबंध है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आया है और आप लोग इसे सॉल्व करिएगा।
मारवाड़ी, पहले आप ढूढ़ाड़ी को आप जान लीजिए। ढूढ़ाड़ी जयपुर में बोली जाती है। जो जानते हैं उसे पहले मैच करिए। मेवाती कहाँ बोली, हड़ौती कोटा में बोली जाती है। तो बी पर पहला देखिए, बी पर पहला यहाँ है ढूढ़ाड़ी, चौथा, तीसरे पे चौथा किसमें है, तो इसमें है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा एकदम कन्फर्म। मारवाड़ी अब इससे हो गया अलवर में, और मेवाती अजमेर में। तो इस तरह अभी आप अगर दो को भी जानते हैं तो इस ऐसा क्वेश्चन आने से सब भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। आप इन क्वेश्चनों पर ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी किताब से छाटा है। तो उसमें तो 1 2 3 से हिसाब से 100 क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो PYQ की बुक होती है मैंने उससे लिया है। तो ये आप कट कर दीजिएगा और उस क्वेश्चन से आप मत मिलाइएगा। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में 1851 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। क्या यह बात सही है? आप लोग बताइए। 351 के द्वारा संघ की राजभाषा गलत है, पहला ही। तो ए गलत हो गया। तो ए जब गलत हो गया, 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राज्यसभा समिति विभाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजगोपालाचारी थे। और भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 55 को अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जारी किया। ये तो सही है। तो ई वाला सही है और ए वाला गलत है। आपको दो पता चल गया है। तो ई वाला सही है, ई सब में है, ए वाला गलत है। तो इन दोनों को काट दीजिए। ए यहाँ से कट गया है, देखिए ए इसमें है तो ये दोनों तो कट हो गए। अब उसके बाद इसमें ई नहीं है तो ये भी तो कट ही जाएगा। अब यहाँ देखिए BDE होगा। मुझे भी हम पूरा नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। BDE मतलब राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 ईस्वी में हुआ। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलापों की भाषा, बिल्कुल ये वाला ये सही है, बी वाला। और डी विविध प्रकार के कार्यकलापों की राजकीय कार्यकलापों की भाषा राजभाषा कहलाती है। और भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 55 के अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ए वाला हमारा सही हो जाएगा। हस्तलिखित पद, देखिए यहाँ पर इस पर क्या नाम है, मैंने वो नहीं किया था। तो हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? यह करण तत्पुरुष होगा। इसमें PDF पढ़ाते हैं तो उसी में रह जाता है। और जो कभी कभी हम इसीलिए तो ऐसा रखे हैं कि सिस्टम इरेज हो जाए, तुरंत टिक करो तुरंत इरेज हो जाए। इसका आप बताइए। अच्छा का क्या होगा? अच्छा का गुणवाचक, किसी में गुण होगा तभी तो अच्छा कहा जाएगा। सवा का सवा क्या है? संख्यावाचक। और कुछ, तो यहाँ आपको कुछ और वह नहीं पता है तो आप दूसरे पर तीसरा जाइए। ये हो गया। और पहले पे तीसरा हो गया और दूसरे पर दूसरा, दूसरे पे चौथा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ये सही होगा। जो ये वाला है ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा। देखिए सवा पे पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ये तो पहले ही पूछ चुका है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपको बड़ा आसानी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? यह जब पेपर निरस्त हुआ था 18 जून 24 को, तब ये वाला क्वेश्चन आया था। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना इस भाषा में की है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब श के स्थान पे श का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है। ACE, तो इसका ये पहला होगा संभवतः। ये देखिए, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है 2% का, लेकिन यही वाला सही होगा, ये वाला। अर्थवान कंठोदृढ़ ध्वनि समिष्टि की भाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? यह सुकुमार सेन ने दी है। राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में किसका कथन है? प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने किसानों के लिए, उनका गोदान उपन्यास है वो, किसानों के ऊपर उनका बहुत सेवा सदन भी है। दिए हुए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, गलत है यहीं पर, तो ये तो गलत ही हो गया। उसके लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई। राजस्थानी भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। 3वीं सदी के लगभग 21 स्वरों को अपभ्रष्ट कहा गया। तो ये तो गलत है, और ए और सी, और ए गलत है और सी, तो अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई, यह भी गलत होगा। छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी से माना है। वंशी राजा गौड़ राजाओं को संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ी भरोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय शाखा है। गुड़ानी छत्तीसगढ़ी बोली का मुख्य रूप है, तो यही गुड़ानी होगा, छत्तीसगढ़ी का रूप है, यही असत्य है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देवनागरी लिपि से बहुत आता है। देव असत्य इसमें पूछ लिया है, कभी सत्य पूछता है, असत्य इन नहीं और हाँ, सत्य असत्य इन पर सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देकर अगर पेपर सॉल्व किया जाए तो पेपर ठीक ठाक आता है, अच्छा रहता है पेपर, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। देवनगर अर्थात काशी के में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, तो ये तो सही है। ललित विस्तार में उल्लेखित नागलिपि ही नागरी है, सी भी सही है। तो अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति सामी, ये गलत है डी, और बी और डी इसमें है, तो बी और डी गलत है। इसमें सोचिए बी डी को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन आंसर इसमें जो दिया गया है वो सही है। देवनगर अर्थात काशी के में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया। ललित विस्तार में उल्लेखित नागलिपि ही नागरिक है, यह भी सही है। और नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, यह भी सही है। यह तीनों आंसर सही है। तो आप इस नंबर को मत ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िए। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं कुड़माली और खुंटाली। तो
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 47 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये एक बार क्वेश्चन और आया है। नरेंद्र गौर देव। किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही क्रम क्या है? इसमें आंसर दे दिया गया है पहले से ही, तो मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पाली के प्रसिद्ध व्याकरणकरण कात्यायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ मानी गई हैं। तो पाली में 41 ध्वनियाँ माने हैं कात्यायन ने। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यह बहुत ही समझने वाला। 17 जून 57 को राष्ट्रपति ये गलत है, 55 था, तो बी हमारा गलत हो जाता है। और बी यहाँ पर जब हमारा गलत हो जाता है तो फिर हमको आगे, और अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था है, जो कि यह गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की व्यवस्था उसमें नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की व्यवस्था शायद 45 में है। तो यहाँ पर ए सही है, उसके बाद बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, फिर डी 344 के राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष ये बिल्कुल सही है। ए सही है, डी सही है। अनुच्छेद 345 के में व्यवस्था की राज्य विधानमंडल द्वारा लिपि प्रादेशिक भाषाओं को सरकारी सही है ये भी। तो ए डी और ई यही होगा आंसर। तो आप लोग ए डी देखिए दिया भी है। देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में घटित घटनाओं को पहले से बात के क्रम में लगाइए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 119 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन में नागरी लिपि सुधार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा AC हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर, फिर नागरिक प्रचार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा होगा। ये तो लास्ट में होना चाहिए। हमारी समझ से तो ए होना चाहिए। देखिए आप लोग भी एक बार देख के कमेंट कर दीजिएगा। और विदुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है व्युत्पत्ति पंक्ति पत्ती पल्ली पाली। डॉक्टर गिरसा के अनुसार कुमाऊनी की कितनी बोलियां हैं? 12 है। आप लोग देख लीजिए। और फिर वही क्वेश्चन जो शुरुआत में था, इसमें देखिए इसमें भी दे दिया है। राजभाषा अधिनियम संकल्प तो 68 में है, दूसरे पर तो इन दोनों में से होगा राजभाषा अधिनियम 76 होगा। इसमें सी वाला होगा। ये सी ऑप्शन सही है। कहीं मिस्टेक अगर होता है तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा और हमें भी कमेंट करके बता दीजिएगा।
स्वनिम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वनिम किसी भाषा की लघुत्तम अखंड इकाई होता है। स्वनिम की में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है। स्वनिम में ध्वन्यात्मक समानता की ओर प्रवृत्ति होती है। स्वनिमों की प्रवृत्ति अपरिवर्तनशील होती है। स्वनिमों की प्रवृत्ति अपरिवर्तनशील होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपरिवर्तनशील होती है। स्वनिम जो है अपरिवर्तनशील होती है। थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन आ गया है। निम्नलिखित में से खरोष्टी लिपि की विशेषता नहीं है। खरोष्टी में दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी में वर्णों की संख्या केवल 30 है। खरोष्टी आर्य भाषा की समझ ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है। खरोष्टी में संयुक्त अक्षर लिखने की सुविधा नहीं है। खरोष्टी में स्वरों और मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ भेद नहीं है। तो यह इसमें डी है। डी वाला जो है वही चौथा नंबर आंसर होगा। खरोष्टी में संयुक्त लिखने की व्यवस्था नहीं है और खरोष्टी में स्वरों और मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ का भेद है नहीं है भेद। अर्ध समृद्ध स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? वो पश्चिमी हिंदी में कौन सा आता है? ब्रज। पूर्वी हिंदी में अवधी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी। देखिए, पश्चिमी हिंदी में ब्रज, पूर्वी में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, पहाड़ी, गढ़वाली। तो पश्चिमी में ब्रज, पहले में तीसरा, इसमें पहला, बिहारी में चौथा, तो ये वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्वर और दीर्घ स्वर ई। इसमें बी वाला सही है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कांता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वभौमिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? 2। कंठ को ओष्ठ प, मूर्धन्य ट, दंत त। तो चौथे पर तीसरा यहीं से हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? समृद्ध
स्वर उ स्पर्श व्यंजन, क बेवरे स्वर अ संघर्षी व्यंजन, आ लुंठित। क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो डी तो एकदम नहीं सही होगा। लुंठ ये भी नहीं सही होगा। विपरीत स्पर्श व्यंजन ए सही है। स्पर्श ए बी। कारक का सही अनुक्रम है बी ए। इसमें सी होगा। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। माँ बच्चे को खिलाती है, सही बात है। इससे प्रेरणा मिलती है कि माँ बेटे में संबंध मतलब प्यार है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पिटवाते हैं। ये पता चल रहा है कि पिताजी पुत्र को पिटवा रहे हैं, मतलब कि डांट पढ़ाई के लिए ध्यान दे रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो भाई प्रेरणा मिलती है। लेकिन लड़के ने कपड़ा सिलवाया, एक्शन देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। ये वाला नहीं है प्रेरणार्थक। वीणा पाणी बहुब्रीही, गतिहार समानाधिकार, मारामारी सचेत, इसमें पहला होगा। आप लोग भी देख लीजिएगा क्योंकि अभी लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। जातिवाचक में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से भाववाचक, तो यहाँ पहला हो गया। विशेषण से भाववाचक मतलब मुनि है, मौन है, मुनि इनकी विशेषता है। संज्ञा से विशेषण कुरु है, कौरव। व्यक्तिवाचक से अप्रत्ययवाचक रक्तिमान। संज्ञा से इसमें दूसरा वाला होगा, बी वाला। हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण हवा आवाज गति से निकल जाती है।
ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आवाज गति से मुख विवर से निकलती है। व्यंजन और ध्वनि जिसे जो दीर्घ से हंसे गलत है इसमें सी वाला। भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भाषा पैतृक संपदा है। भाषा परंपरा। भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे संपन्न नहीं कर सकता। भाषा सूक्ष्मता की स्थूलता और प्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है। सत्य पूछा है तो इसमें ये तो एकदम नहीं होगा, तो इसमें भाषा पैतृक संपदा है। भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है और उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। बी सही है। और डी में क्या है? प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, ये भी सही है। खड़ी बोली या कौरवी के उद्धव और सैन्य अपभ्रंश के उत्तरी रूप में से हुआ। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इससे ने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित किया। सही बात है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पावड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है और यह सही व्याख्या भी है। सही ए वाला क्वेश्चन सही होगा। देखिए, जो पढ़ा रहेगा वो समझ के साथ कर सकता है। सर्वनाम में इसमें कौन सा कारक नहीं है? संबोधन। वाराणसी क्या है? सोना क्या है? द्रव्यवाचक है, संज्ञा है। और वाराणसी व्यक्तिवाचक है। और लड़कपन क्या है? भाववाचक है। और जुलाहा क्या है? जातिवाचक है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पर ये सही होगा। देखिए, वाराणसी है व्यक्तिवाचक, सोना द्रव्यवाचक है, सोना कोई द्रव्य है। लड़कपन क्या है? भाव है। जुलाहा जाति है। किसान लाठी से खेत जोतता है। इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? योग्यता। अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित और शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट और अतिशिष्ट माना जाता है। जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा के क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में भी है। सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली
लगती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। पर्यटकों और राजनीतिकों आदि द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक भाषा होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कुछ आंसर आप लोग कमेंट में आप लोग भी ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं कमेंट कर रहे हैं, करेंगे तो मुझे पता चलेगा। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ कि आप जिसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद खोज के मुझे भी बताइएगा और आपको भी उसकी जानकारी होगी। जब किसी चीज़ को खोजा जाता है तो निश्चित रूप से याद हो जाती है। मेहनत करने से कोई चीज़ याद होती है। हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबंध कौन से? वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर अलग अलग होने चाहिए। एक चिन्ह एक व्यक्त होने चाहिए, एकाध ही नहीं। एक ध्वनि से के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं। लेखन के लिए में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। डी गलत है, इसमें देखिए डी गलत है। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। एक वैज्ञानिक लिपि से लिपि भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर के अलग अलग होने चाहिए। ए और डी, बी और डी इसका होगा। उन्नीसवीं सदी में प्रजाति सिद्धांत रेस थियरी जब भारत पर लागू हुआ तब दो अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ों को अलग अलग जाति का बता दिया गया। भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यंत खिन्न हुए, क्योंकि उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। आर्यों और द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने के कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती हैं, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी अलग जाति का हो जाए यह अनुमान असत्य है। यह दोनों क्वेश्चन बहुत सही है, दोनों मतलब जो तर्क दिया गया है और उसकी व्याख्या भी सही है, तो यह पहला वाला सही होगा। यह इसका यहाँ पहला वाला सही है। और इसी के साथ क्वेश्चन के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यह देखिए यूजीसी नेट 6 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है, तो आप सारे पेपर को सॉल्व कर लिए होंगे और आगे भी सॉल्व करते रहिएगा ताकि आप लोगों का मतलब रेस बना रहे। अगर आप PYQ बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसी से आता है, ये मान के चलिए।